हेलो पीपल्स, वेलकम टू एक्सप्लेन सीरीज 360। तो आज हम थ्योरी ऑफ प्लेनेटरी मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है कि बहुत टाइम पहले जब लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्व करना जितनी भी सेलेस्टिक बॉडी है उनकी मूवमेंट को, चाहे वो सन है या फिर स्टार्स के बारे में बात करें, प्लैनेट्स के बारे में बात करें या फिर खुद की हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में बात करें, तो जब लोगों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया इन सभी सेलेस्टिक बॉडीज की मूवमेंट को, तो दो तीन मॉडल हमारे पास सामने आए देखने को। कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो उनके ऊपर अपनी सहमति रख रहे थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने उन चीज़ों को नहीं माना और आगे के नए नए मॉडल उन्होंने अपने डेवलप करे अपने तरीकों से। सबसे पहला जो मॉडल सामने आता है वो था जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल के अंदर क्या था कि ऑब्जर्व किया गया कि हमारी अर्थ जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है और जितनी भी सेलेस्टिक बॉडीज के अलावा है वो सारी रोटेट कर रही है अर्थ के अराउंड। दूसरा मॉडल जो हमें देखने को मिलता है इसके बाद वो आता है हेलियोसेंट्रिक मॉडल। हेलियोसेंट्रिक मॉडल क्या चीज़ है? हेलियोसेंट्रिक मॉडल एक ऐसी चीज़ है कि सन को सेंटर पे रख के वो मानते हैं और जितनी भी उसके आसपास की बॉडीज है माना जाता है कि वो उसका रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। तो एक मॉडल के अंदर जो कि जियोसेंट्रिक मॉडल था वहां पर अर्थ को सेंटर पे माना गया यूनिवर्स के, वहीं दूसरी तरफ हीलियोसेंट्रिक मॉडल के अंदर सन को वो मानते हैं अपने सेंटर में और बाकी सारी बॉडी की मूवमेंट को समझते हैं कि वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। उसके बाद हमारे आते हैं टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे क्या करते हैं, अपने नेक्ड आई के साथ बिना किसी टेलीस्कोप के बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अपनी पूरी लाइफ तक जब भी उनको मौका मिला वो ऑब्जर्व करते थे मूवमेंट को। स्टार्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो प्लैनेट्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मून की मूवमेंट को, स्टार्स की मूवमेंट को, सन की मूवमेंट को। जितना भी डाटा इकट्ठा होता है उनके एक असिस्टेंट है केपलर। तो केपलर क्या करते हैं, सारा डाटा इकट्ठा करके उसको एनालाइज करते हैं और हमारे पास तीन लॉ को वो डिडक्ट करते हैं उस डाटा से जो कि टाइको ब्राहे ने रिकॉर्ड किया था अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू। उन्हीं को हम केपलर लॉज के नाम से जानते हैं। तो अब हमारे सामने आता है केपलर का फर्स्ट लॉ। केपलर का फर्स्ट लॉ जो है वो ऑर्बिट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। केपलर अपने फर्स्ट लॉ में बोलते हैं कि हमारी अर्थ का जो रेवोल्यूशन है सन के अराउंड वो एक सर्कुलर ना हो करके वो इलिप्टिकल है। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है केपलर के फर्स्ट लॉ से उसमें हमें पता लगता है कि इलिप्टिकल नेचर है हमारे ऑर्बिट का। हमारी जो अर्थ प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट फॉर्म करके। इसके अंदर क्या चीज है, अगर हम इलिप्स को कंसीडर करते हैं तो आप देखोगे कि केपलर का फर्स्ट लॉ बोलता है इस इलिप्स के दो फोकाई होंगे, एक हमारे पास होगा यहाँ पर, एक हमारे पास होगा यहाँ पर। इन दो फोकाई होने का रीजन क्या है कि अगर मैं इसको एक सर्कुलर फॉर्म देने की कोशिश करूं, हमारे पास जो ये वाला सर्कल है अगर हम इसको एक सर्कुलर फॉर्म देने की कोशिश करें तो ये जो पॉइंट होगा, पॉइंट ए इसको अगर हम नाम देते हैं, इसको पॉइंट बी नाम देते हैं, तो इस सर्कुलर फॉर्म के अंदर ये सेंटर पर होगा। इसी तरह अगर मैं इस पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ, एक सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो हमारा जो पॉइंट बी होगा ये जो है हमारे सर्कल 2 के सेंटर पर होगा। लेकिन हम इलिप्स कंसीडर कर रहे हैं तो इसलिए हम जो है दो फोकाई को कंसीडर करके चलेंगे। तो केपलर का फर्स्ट लॉ हमें क्या बोलता है कि हमारी अर्थ जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाकर चलती है जब भी वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। दूसरी चीज हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है इस लॉ से, हमें इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि हमारा जो सन है, सन हमारा या तो पॉइंट ए पर प्रेजेंट होगा। सन के प्रेजेंट होने की दो पोजीशन हो सकती है, या तो हमारा सन जो है पोजीशन पोजीशन ए पे आप कंसीडर कर सकते हो या हमारे सन को आप पोजीशन बी पर कंसीडर कर सकते हो। अगर हम अपने पोजीशन ए पर कंसीडर करते हैं सन को, तो जो हमारी अर्थ होगा, अर्थ का जो मोशन होगा और इलिप्टिकल वो है, तो उसके ऑर्बिट की ये शेप होने वाली है।
तो अब आप इसके अंदर देख रहे हो कि अर्थ जो है एक बार सन के बड़े करीब होगी, इसको हम नाम दे देते हैं पी। एक बार हमारी अर्थ जो है वो हमारे सन से काफी दूरी पर होगी, इस ऑर्बिट के अंदर सबसे जो दूर वाला पॉइंट है उसको हम नाम देते हैं क्यू। तो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट बन के आया पी क्यू, पी क्यू का जो हमारा लाइन सेगमेंट है इसको हम मेजर एक्सिस भी बोल सकते हैं अपने इस इलिप्टिकल शेप की। तो अब आप देखिए कि जो हमारा सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है वो हमारे पास है पॉइंट पी। तो क्लोजेस्ट पॉइंट से हमारे सन की जो डिस्टेंस है, इस क्लोजेस्ट पॉइंट से जो सन का डिस्टेंस है, यहाँ पर हमारी अर्थ प्रेजेंट है पॉइंट पी पर। अगर मैं अपनी अर्थ को कंसीडर करता हूँ तो आप देखोगे जब भी हमारी अर्थ सबसे क्लोजेस्ट है सन के, इसको हम बोलेंगे एपीहीलियन। और जब हमारी अर्थ जो है वो सबसे दूर पॉइंट पर प्रेजेंट है अपने ऑर्बिट पे सन से, तो इसको हम बोलेंगे पेरिहीलियन। तो ये कुछ डिटेल और इंफॉर्मेशन है जो कि हमें मिलती है केपलर के फर्स्ट लॉ। अब हमारे सामने आता है केपलर का सेकंड लॉ। तो केपलर के सेकंड लॉ को समझने के लिए हम अपना इलिप्टिकल ऑर्बिट जो हमारे अर्थ का है सन के अराउंड, उसे ड्रॉ करते हैं। कंसिडर कर लीजिए यहाँ पर सन है, इस इलिप्टिकल शेप की किसी भी एक फोकाई पर आप सन को कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर हम पोजीशन लेते हैं कि P1 के हमारी अर्थ जो है सबसे पहले है P1 के ऊपर। मान लीजिए कुछ टाइम के बाद P2 पर हमारी अर्थ चली जाती है। तो अब आप देख रहे हो कि अर्थ की पोजीशन चेंज हो गई है। और अगर हम रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं सन से अर्थ की तरफ, अगर हम रेडियस वेक्टर ड्रॉ करें तो हमारे पास एक एरिया यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इसको हमने नाम दिया है कि ये A1 एरिया है। इसी तरीके में कुछ टाइम के बाद P3 वो पोजीशन है कि अब हमारी अर्थ जो है वो P3 पोजीशन के ऊपर आ चुकी है। थोड़े टाइम के बाद इसी तरह वो P4 पर आएगी। तो अब आप अगर रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर देते हो P3 से P3 की तरफ और P4 की तरफ सन से, तो अगर हम इन रेडियस वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो अब हमारे पास एक एरिया, डिफरेंट एरिया आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट अर्थ की पोजीशन लेके हम जो है डिफरेंट डिफरेंट अपने एरिया को कंसीडर कर सकते हैं। तो केपलर सेकंड लॉ जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया है, ये बात करें हमारे A1 एरिया की, या फिर जो एरिया A2 है, या फिर बात करें एरिया A3 की, ये बोलते हैं कि जो हमारा रेडियस वेक्टर है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर इन डिफरेंट डिफरेंट एरिया को स्वेप्ट अवे करेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा एरिया है यहाँ से यहाँ तक का जितना टाइम लगा है इसको इस पोजीशन पर जाने में, ये सेम ही टाइम लगेगा अपना P3 से P4 तक जाने में। तो इस एरिया को कवर करने में ये सेम टाइम लगाएगा जो कि एरिया A1 को कवर करने में लगा है। और इसी तरह ये काम करेगा एरिया A3 के ऊपर। इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन सामने लेकर आते हैं। मान लीजिए हम P3 और P4 वाला केस कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं एरिया A2। हमारे पास जो एरिया A2 है हम इसको अपने कंसीडरेशन के अंदर ले रहे हैं। मान लीजिए कि डी थीटा का चेंज आता है। पहले हमारी अर्थ जो है P3 पर है, कुछ टाइम के बाद P4 पर आती है, और आप देखते हो कि डेल थीटा जो है वो स्मॉल चेंज डिनोट कर रहा है उसके एंगल के बीच में, कि एक तरह से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको डिनोट कर रहा है डेल थीटा हमारे पास। ये हमारे पास एक रेडियस वेक्टर है, इसको हम आर नाम दे सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल एरिया
एक स्मॉल पार्ट इसका मैं कंसीडर करता हूँ। स्मॉल पार्ट कंसीडर करने के पीछे मकसद क्या है कि हमारे पास जो ये आर्क वाली लाइन है, ये आर्क जो दिख रही है, ये जो आर्क है, इस आर्क को जब भी आप स्मॉल एरिया कंसिडरेशन में लोगे तो इस आर्क को हम एक स्ट्रेट लाइन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो जब भी हम इसको स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह ये काम कर रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये हमारे पास है आर, ये चेंज हो रहा था डेल थीटा से हमारा जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। तो अब आप देखते हैं कि ये जो हमारी हाइट बनेगी, अगर हम इस आर्क को भी निकालना चाहें अपने इस तरीके में ही कि ये मेरे पास डेल थीटा है और ये मेरे पास है आर लेंथ, तो आर्क को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि हमारी जो आर्क आएगी वो आएगी हमारे पास बेस, ये जो आर है, और जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसमें आर थीटा। तो इस तरीके में जो हमारी ये लेंथ बन करके आई है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमारे पास आर डेल थीटा आ गई है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब जो हमारा फिगर बी है, इसको हम फिगर ए का नाम देते हैं। तो फिगर बी के अंदर आप देखते हो कि अगर मैं इसका एरिया लिखता हूं, एरिया ऑफ डेल ए टू, तो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस जो कि आर है इनटू हाइट जो कि है आर डेल थीटा। तो ये हमारे पास एरिया बन के आया है। तो आप देखोगे कि हाफ ऑफ आर स्क्वायर डेल थीटा, और ये यहाँ पर हमारा चल रहा है एरिया ऑफ डेल ए। तो अब हमारा जो केपलर का सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है कि इक्वल एरिया स्वेप्ट अवे करेगा हमारा रेडियस वेक्टर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर। इसी पॉइंट को, इसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसका चेंज देखते हैं कि कैसे ये चेंज ला रहा है ये एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमारा डेल टी होगा, टाइम के साथ हमें चेंज देखना है इसका। तो अब आप देखते हो हमारे पास ये जो टर्म बन के आई है डेल थीटा बाय डेल टी, ये एक तरीके में जो है हमारे पास हमें एरियल वेलोसिटी को डिनोट कर रही है। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में एरियल वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो अब आप इसमें देखते हो कि जो हमारी एरियल वेलोसिटी है हम उसको ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन बन गई हाफ ऑफ आर स्क्वायर ओमेगा, जब मैंने डेल थीटा बाय डेल टी को ओमेगा से रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके में हम अपना एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट साथ लेकर के आ सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहां पर हमारे पास टर्म है आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये एम ओमेगा आर स्क्वायर है। एम ओमेगा आर स्क्वायर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हमें आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू देखनी है, हमें जो हमारी इक्वेशन है ये, अगर हम इसको नाम देते हैं कि इक्वेशन ए, इक्वेशन ए को हम एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि जो आर स्क्वायर ओमेगा है एल बाय एम बन जाएगा हमारा, एल बाय एम। तो अब इसमें जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो हाफ ऑफ एल बाय एम, तो एल बाय टू एम हमारा आ गया है। कहां से आ गया है कि डेल ए बाय डेल टी जो है वो आ गया हमारा एल बाय टू एम। तो अब आप देख रहे हो कि हमारे पास हमारा जो डेल ए बाय डेल टी है, जो हमारा एरिया में चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो किसके इक्वल आ गया, एल बाय टू एम के इक्वल आ गया। तो और हमने क्या बोला था
केपलर ने स्टार्टिंग में क्या स्टेटमेंट दिया, केपलर कह रहा है कि ये जो चीज है डेल ए बाय डेल टी ये कांस्टेंट रहती है, कि जो एरिया है इसका रेडियस वेक्टर जो स्वेप्ट अवे करता है अपना एरिया, वो टाइम के रिस्पेक्ट में बिल्कुल ही कांस्टेंट लेकर के चलता है, कि सारे एरिया को वो इक्वल टाइम इंटरवल में जो है वो स्वेप्ट अवे करेगा। इसको आगे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास m जो है ये तो हमारे पास है कांस्टेंट ही, ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसको अगर हम कांस्टेंट प्रूफ कर देते हैं तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्ट कांस्टेंट प्रूफ हो जाएगी। अब अगर हम लाइन ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि मेरे पास अगर मैं बात करता हूं इस लाइन की, तो आप देखिए कि यहां पर हमारा रेडियस वेक्टर r है। अगर हम मेजर एक्सिस के बारे में बात करते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट की, तो हमारे पास रेडियस वेक्टर r है और हम एक फोर्स कंसीडर करते हैं जो कि इसको आगे मूव कर रही है। मान लीजिए यहां पर एक फोर्स लग रही है F जो कि उसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आप देखोगे कि R क्रॉस F जो है एंगल, यहाँ पे पूरा लाइन ऑफ एक्शन हम किसका ले रहे हैं, मेजर एक्सिस का। तो हमारे पास बन गया आर एफ साइन 180। तो साइन 180 का मतलब 0, आर क्रॉस एफ क्या होता है, टाउ। तो जो हमारे पास टाउ की वैल्यू आई है, हमारे पास जो एंगुलर फोर्स एक तरीके से बोल सकते हैं, टाउ जो है वो एक एंगुलर फोर्स है, वो 0 है टाउ की वैल्यू। तो अब हमारे पास अगर एंगुलर फोर्स ही 0 है, आर क्रॉस एफ ही 0 है, तो इस ये रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क 0 होने का मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो गया है, वो कंजर्व हो गया है। तो ये हमारी दोनों टर्म जो है ऊपर नीचे वाली कांस्टेंट आ गई है। तो यहां से प्रूफ होता है कि जो हमारी जो स्टेटमेंट थी स्टार्टिंग में कि एरियल वेलोसिटी वाली टर्म जो है वो भी कांस्टेंट रखेगी, कि ये जो हमारा एरियल वेलोसिटी था ये चीजें भी कांस्टेंट रहेंगी। और दूसरा क्या बोला है कि हमारा जो एरिया है वो टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें जो चेंज आएगा वो कांस्टेंट होगा। तो अब हम बात करते हैं केपलर थर्ड लॉ ऑफ पीरियड के बारे में। तो केपलर अपने थर्ड लॉ में बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड होगा रेवोल्यूशन करने का अर्थ का सन के अराउंड, वो टाइम पीरियड जो है उस इलिप्टिकल ऑर्बिट का वो इक्वल्स टू होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के इक्वल। इस चीज को समझने के लिए क्या करते हैं, वापिस से इलिप्टिकल ऑर्बिट को हम कंसीडर करते हैं। किसी भी एक फोकाई पर आप सन को कंसीडर कीजिए, हम यहाँ पर सन को कंसीडर करते हैं। ये पी क्यू जो है ये लाइन सेगमेंट हमारा डिनोट कर रहा है मेजर एक्सिस को। सेंटर में हम जो है वो कंसीडर कर लेते हैं, और जो हमारी सेमी मेजर एक्सिस है इसकी हम लेंथ को बोलते हैं कि ए हमारी जो है सेमी मेजर एक्सिस है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो सन से जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पर है इसको हम R1 का नाम दे रहे हैं, जो सन से सबसे दूर पॉइंट पर प्रेजेंट है वो हमारा R2 है। तो अगर मैं लाइन सेगमेंट पी क्यू के बारे में बात करता हूं तो ये बनता है हमारा, इसको अगर हम ए कंसिडर करते हैं तो पी ए प्लस ए क्यू। टोटल जो पी क्यू हमारा डिस्टेंस है वो ए प्लस ए 2a, पी ए हमारा R1, ये हमारा R2 ए क्यू। तो अब आप देखते हो कि जो ए आया हमारा सेमी मेजर एक्सिस वो R1 प्लस R2 बाय 2 आ गया। इसको अगर हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं तो हमें मिलेगा, वी गेट, ये हमारी इक्वेशन 1 है। ए की वैल्यू क्या है कि R1 प्लस R2 बाय 2, और ये क्यूब हमारा। तो हमारे केपलर के थर्ड लॉ ऑफ पीरियड से हमारे पास जो इक्वेशन बन के आती है, जो रिलेशन बन के आती है, वो हमारी इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट करती है।